हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। चलिए, कल तक हम लोगों ने बात किया था रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को सिद्ध कैसे किया जाता है कि कोई संख्या इरेशनल नंबर ही है। ठीक इस तरीके के प्रश्न, और हम साथ ही साथ यह सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए, बातें ना करते हुए शुरू कर एलसीएम तथा एचसीएफ की तरफ। सबसे पहली बात हम लोग सबसे पहले सीखेंगे किसके विषय में? एचसीएफ के विषय में। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ, एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले तो निकालते कैसे हैं? तो आप सभी को एक चीज़ें पता होंगी क्या, कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात तो आइए दो संख्याएं ले लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एक क्वेश्चन है भैया 8 और 12, दो संख्याएं हैं। क्या हैं? 8 और 12। इनका हम सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 4 बार, 2 से भाग दिया, फिर 2 बार 2 से भाग दिया तो 1 हो गया। फिर दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है भैया? 12। इसका करेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आइए देखिए इसका क्या हो जाएगा। 8 का अगर हम फैक्टर देखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ से 2 की घातें 3 आई हुई हैं। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें तो 12 की बात करें तो यहाँ आता है 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ देखिए 2 की घात 3, 2 की घातें 2 आया है और 3 आया है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। यहाँ पे एचसीएफ हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ 2 की घात सबसे छोटी क्या है? 2 है। यहाँ 2 की घातें 3 है। तो एचसीएफ होता क्या है ये बताने से पहले आपको एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। तो इसका एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? 8 कामा 12। इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा 2 की घातें 2 अर्थात 4 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, 8 और 12 के फैक्टर में, दोनों के फैक्टर में 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन एचसीएफ क्या हो रहा है कि 2 की जो छोटी वाली घात है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 की जो छोटी घात है 2, वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि संख्याओं, क्या कह सकते हैं? संख्याओं, ध्यान रखिएगा, संख्याओं में प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अभाज्य, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है? अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात को, क्या? सबसे छोटी घात का गुणनफल, सब गुणनखंड सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। यहाँ से एक चीज़ हमको देखने को मिल गई। क्या मिल गई? कि भैया ये समझिए कि जो ये संख्याएं थी, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी वाली घात होगी उभयनिष्ठ, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, उभयनिष्ठ जो दोनों में हो तो उसकी जो घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। क्या इसमें कोई समस्या है? इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी सीख लेते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि किस किस संख्याओं से 8 को हम काट सकते हैं। जरा देखिए 8 को अगर हम देखें तो ये किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है। अगर हम देखें तो 2 से कट सकता है। और किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है। और किससे 3 से कट सकता है? क्या? नहीं कट सकता है। 4 से कट सकता है और 8 से कट सकता है। ठीक, अगर इसी तरीके से हम 12 को देखें तो किससे कट सकता है? पहली बात तो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, फिर किससे? 3 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, और किससे कट सकता है? 6 से कट सकता है, और किससे कट सकता है? 12 से। क्या इसके अतिरिक्त तो कोई संख्या से कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो आप कहेंगे, देखिए अब जो एचसीएफ की बात होगी, एचसीएफ की बात वह होती है कि जो दोनों में कॉमन हो, इन दोनों के खंड, ये देखिए कौन कौन से खंड जिससे यह कट सकता है, जिससे यह विभाजित हो सकता है। तो देखिए 4 से यह भी विभाजित हो रहा है, 4 से यह भी विभाजित हो रहा है, तो दोनों में कॉमन है। तो यह तरीका क्या हो जाता है? एचसीएफ जो निकल के आएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। क्या होता है? तरीका। तो किस किस चीज़ों, किन किन संख्याओं से ये 8 और 12 कट सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो दोनों में कॉमन आता है वही क्या हो जाएगा?
HCF हो जाएगा। तो वही बात हमने क्या किया, गुणनखंड के माध्यम से सीखा। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसको आप सभी नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, LCM की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, LCM की बात कर लेते हैं। ठीक है, इतने में किसी को समस्या नहीं है ना। आइए अब बात कर लेते हैं किसकी, LCM की। तो LCM क्या होता है, ध्यान रखिएगा। LCM की अगर हम बात करें, LCM की अगर हम बात करें तो LCM क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो LCM की बात करें तो इसका मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए फिर से वही बातें आएंगी, लेकिन यहाँ उसी सवाल को हम ले लेते हैं फिर से। अगेन क्वेश्चन हमारा वही हो जाएगा। देखिए 8 है और क्या है 12। तो थोड़ा सा एक पहले साधारण विधि से सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो 8 का मल्टीपल्स क्या हो सकता है। मल्टीपल्स का मतलब गुणा। आप लोग पहाड़ा जानते हैं ना, तो ये जानते होंगे 8 का पहाड़ा, 8 का नाम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 हो जाता है। इस तरीके से चलते जाते हैं। फिर अगर हम देखें तो 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखिएगा, फिर से वही बात आएगी। LCM की अगर हम बात करें, वहाँ पर हमने खंडों की बात की थी, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल्स, पहाड़े की बात कर रहे हैं। तो जो दोनों में कॉमन होगा यही क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। जरा इसको हम निकाल करके फिर से देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल लिख लेते हैं, किसकी वजह से होगा। जैसे HCF का होता है वैसे किसका भी होगा, LCM का होगा। तो लिखेंगे संख्याओं, ध्यान रखिएगा, संख्याओं में संबद्ध, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM होता है। क्या होता है, LCM होता है। क्या होता है भैया, LCM होता है। जरा इसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि गुणनखंड के रूप में, देखिए वहां पर बात हो रही थी उभयनिष्ठ की, यहाँ क्या कह रहा है, सभी खंड जितने होंगे, सभी खंडों के सबसे बड़ी घातें जो मिलेंगी दोनों में। जैसे अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों का पहले निकाल लेते हैं फैक्टर। तो 8 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से कटेगा, फिर से वही बात क्या आएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर से 2 से कर दिया। तो फिर यहाँ निकालते हैं 12 का, 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 से काट देते हैं, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 और 12 के फैक्टर की बात कर लेते हैं। 8 का फैक्टर क्या आ रहा है भैया, 3 बार 2 2 आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घातें 3 आ रही हैं। यहाँ देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 आ रहा है, तो 2 की घातें 2 और 3 की घातें 1। 1 लिखे क्या, नहीं ना। अब देखिए यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है। तो 3 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 की घात 0 लिखने कोई फर्क पड़ता है क्या, हमें तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है भाई। किसी की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो बिल्कुल यही ध्यान में रखते हुए तो यहाँ चलेंगे LCM बराबर क्या हो जाएगा भैया, मैंने कहा था यहाँ देखेंगे संख्याओं के संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, जो संबद्ध का मतलब इससे लगे हुए जितने गुणनखंड आते हैं उनमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे पहले देखते हैं 2, एक खंड आ रहा है, एक 3 आ रहा है। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, और 3 की सबसे बड़ी घात 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो क्या आया 24, इसका क्या आ गया भैया, LCM आ गया। तो हमने क्या निकाला था भाई, 24 ही तो आया था। तो LCM कितना आ गया इसका, 24 आ गया। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है ना। चलिए ठीक, अब जरा एक रूल समझ लेते हैं LCM और HCF दोनों से जुड़ता हुआ। ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। आइए चलिए अब हम लोग एक सवाल कर लेते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड
विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 तथा 91 का HCF निकालिए, फिर HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए। क्या निकालिए? फिर LCM निकालिए। चलिए देखिए, ये है आपका प्रश्न, ठीक है। अब हम हल कर लेते हैं भैया। अब हल करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 26 का निकाल लेते हैं। 26 का गुणनखंड निकालेंगे, 13 आ जाएगा, फिर 13 से भाग दिया तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 91 का निकाल लेते हैं। अगर इसका करेंगे तो यह सबसे पहले कटेगा 7 से 13 और फिर 13 से काट देंगे तो 1। अगर हम देखें तो यहाँ से देखिएगा 26 का फैक्टर और 91 का फैक्टर, 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13 और यहाँ से हो जाएगा 7 गुणे 13। अब देखिए यहाँ बात होती है एलसीएम, किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं? एचसीएफ को। अगर हम देखें एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर होता है ना भैया, तो कॉमन फैक्टर होता है तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं ना। कॉमन कौन है? 13 ही तो है जो दोनों में है। जो दोनों में है वही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ किसका भैया? 26 का और 91 का। कितना हो जाएगा? 13। अब क्या जरूरी है कि हम इसका एलसीएम ऐसे निकालें? नहीं, तो एक फार्मूला होता है जो आपको सीखना है। तो एक फार्मूला क्या होता है जरा वो सीख लेते हैं। दोनों संख्याओं, ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ के। किसके बराबर होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, ठीक। तो चलिए देखिए, इसी फार्मूले से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कहा था एचसीएफ निकाल लीजिएगा, फिर क्या निकालेगा? एलसीएम निकालेगा। देखिए हमने एचसीएफ तो निकाल लिया, एचसीएफ हमारा कितना आया? 13 आया। तो क्या हम जरूरी है कि फिर से ऐसे ही करें? नहीं। तो अगर हमको एचसीएफ पता है, संख्याएं पता हैं, तो हम इस फार्मूले के जरिए भी क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम हमको निकालना है तो इसको इधर भेज देते हैं, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बटे में क्या हो जाएगा भैया? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। इतने में किसी को समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से करते हैं। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो है 26, दूसरा है 91, ठीक। और बटे में एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं? यही गुणा करने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है आपको, आसान से करना है और समय बचाते हुए चलना है। तो देखिए इसको करेंगे 13 का नाम 13, 13 दूना 26। अब यहाँ से करेंगे 2 गुणे 91। अब देखिए हमने पूरा गुणा नहीं किया, आप गुणा करते फिर भाग करते फिर समय लगाते, तो इससे अच्छा है कि हम यही काट देते हैं और सरल कर देते हैं। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 182 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा एलसीएम, ठीक। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, एलसीएम निकालते फिर भी वही आंसर आता। तो ये एक फार्मूला था, इस फार्मूले को हम लोग सीख रहे हैं। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे सभी लोग, ठीक। चलिए हम देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आती है आपके सिलेबस में, इसके संबंधित ये चीज़ें तो हम पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारे लिए ज़रूरी यह होता है कि हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या कैसी होती है, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। तो वो चीज़ें हम देखते हैं। सिद्ध करना होता है, आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। एनसीईआरटी की बुक आप उठाएंगे तो उसमें एक प्रमेय दिया गया है। क्या प्रमेय दिया गया है? कि √2 को सिद्ध करिए कि क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। चलिए आइए देखिए, प्रश्न हम लिख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहले एक प्रश्न के माध्यम से ही सीखेंगे। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है भैया? सिद्ध कीजिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है।
चलिए सिद्ध करना है। तो जब भी इस तरीके की सवालें आपके सामने आएँ तो आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो सवाल है इसमें जो चीज़ें कह रहा है इसके एकदम विपरीत। हमने रियल नंबर वास्तविक संख्या को बताया था, परिमेय और अपरिमेय दो संख्याओं का समुच्चय होता है। किसका किसका? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो भैया अगर कह रहा है कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो दूसरी संख्या क्या थी? परिमेय संख्या थी। तो बिल्कुल हल करते समय सबसे पहला काम आपको क्या करना है? मान लेना है। तो हल देखते हैं क्या हो जाएगा भैया। माना, सबसे पहले क्या करेंगे? माना, क्या मानेंगे भैया? यहां से जो आपसे पूछा है √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया? परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको मान लेना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? √5 जब कोई परिमेय संख्या होता है तो किस फॉर्म में होता है? मैंने बताया था अभी, सबसे पहले यही बताया था कल, है ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि P/Q के फॉर्म में होता है। जहां आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है, और Q कैन नॉट इक्वल टू 0 है। अब जरा देखिए, इसको हम इधर भेज देते हैं। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा √5Q। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा P²। और यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। अब जरा एक बात देखो, कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर के बराबर कौन हो सकता है? उसके गुणनखंड ही तो हो सकते हैं। तो देखिए, इसके गुणनखंड में कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। अब देखिए, यहाँ जो संख्या है वो स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब है कि ये जो खंड आ रहा है इसका गुणनखंड होगा, है ना। तो ये 5 जो है इसको विभाजित कर पाएगा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः 5 किसको? P² को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा, या विभाजित कर सकता है या करेगा, ठीक है। तब ध्यान रखिएगा, तब क्या होगा? एक बात और ध्यान रखिए, अगर यह इसको विभाजित करेगा तो ध्यान रखिएगा ये जो संख्या है ना इसके भी खंड में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई भी खंड अगर किसी संख्या का स्क्वायर करें उसमें कोई खंड आ रहा है तो वो 2 बार आता है। क्या आता है? 2 बार आता है। तो इसका मतलब जब इसको कर रहा है तो इसका जो इकलौता पार्ट होगा उसको भी कर रहा होगा, तो इसका मतलब है क्या है? 5 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब देखिए, अगर विभाजित करेगा तो कितनी बार जाएगा? भाग करने पे K से भाग देंगे तो कुछ बार जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे? फिर से मान लेते हैं। माना, अब माना क्या मान लेते हैं भैया? 5। यहां से देखिएगा, P = हम क्या मान लेते हैं? 5K। P = क्या मान लेते हैं? 5K मान लेते हैं, ठीक है। जहां ध्यान रखिएगा, जहां K एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है भैया? K एक पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा, इसको दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। दोनों को, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या कर लेते हैं? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब क्या करिए? इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5K का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जरा देखिए, 5 है, 25K का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर। अब देखिए, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देंगे? इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से 5K का स्क्वायर किसको दर्शा रहा है? Q² को दर्शा रहा है, ठीक। यहाँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अतः हम क्या लिखेंगे? अतः ये देखिए, अब देखिए ये क्या करेगा? 5Q को भी विभाजित करेगा। किसको करेगा? अतः 5Q² को क्या करेगा? विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ध्यान रखिएगा, किसको करता है? विभाजित करता है। अब जब यह विभाजित करता है, इसलिए क्या करेगा? इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। ध्यान रखिएगा, किसको विभाजित करेगा? Q को भी विभाजित
करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम मान लेते हैं क्या, समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और इस सवाल को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से, किससे भैया, समीकरण 1, 2 व 3 से देखते जाएंगे। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 से हम देखें तो यहाँ P Q, ध्यान रखिए P और Q क्या थे, सह अभाज्य पूर्णांक थे। क्या थे, P व Q सह अभाज्य पूर्णांक थे। ध्यान रखिएगा P और Q क्या थे, सह अभाज्य पूर्णांक थे। लेकिन अगर हम बात करें P और Q सह अभाज्य पूर्णांक थे, लेकिन क्या ऐसा है क्या, नहीं। समीकरण 1, 2, 3 से देखें तो P तथा Q का उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है भैया, 5 है, जो क्या है, हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या है भैया, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, कि हमने क्या माना था भैया कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए जब यह विपरीत है भैया, हमारी कल्पना गलत हो रही है, तब ये अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, संख्या 2 प्रकार की, परिमेय अपरिमेय। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की ना, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। जब यह परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अतः, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना भैया, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए, हमें लगता है आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को मिटा देते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं है ना, हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमने सिद्ध किया किसको, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी सवाल से मिलता जुलता कुछ और भी सवाल हम सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन क्या ज़रूरी है उसी तरीके के प्रश्न पूछें, क्योंकि नंबर्स को बदल सकता है, कुछ और तरीके भी हैं। तो एक तरीका और बनता है जिससे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए उसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है भैया, सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए इसी को थोड़ा सा समझते हैं। क्या समझते हैं, 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माना। सबसे पहले क्या करेंगे, हल में हम लोग क्या कर लेते हैं, माना। क्या कर लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है। जैसे ही ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 = क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहां, ध्यान रखिएगा, जहां P तथा Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, और Q ≠ 0 है। क्या है, Q ≠ 0 है। अब जरा देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 √5 = P/Q माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये गुणे में है, तो दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए
√5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 p/q माइनस का 3। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए यह 2, 3, 1 सभी क्या है? पूर्णांक है या नहीं है? बिल्कुल है। देखिए यहाँ p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ हमने मान लिया है सभाज्य एक पूर्णांक है ना। तो अगर हम देखें जब सब पूर्णांक है तब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट लिखना है बस, क्योंकि यही बच्चे गलती करते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए ये आपको जरूर सीखना है। पेपर में जब आएगा तो स्टेटमेंट लिखने में ही बच्चे गलती कर देते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको लिखना कैसे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करनी है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि p क्या लिखेंगे भैया? p और q क्या है? p और q एक पूर्णांक है। क्या है भैया? p और q एक पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक होंगे तो ध्यान रखिएगा, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 p/q माइनस का 3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। क्या है भैया? एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया? एक परिमेय संख्या होगी। अब जरा इसको थोड़ा सा और ध्यान रखिए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया? कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना। तो जो कि परंतु हम जानते हैं, तुरंत लिखेंगे भैया, जैसे ही आपको पता चला तो हम लिखेंगे क्या? परंतु हम जानते हैं। क्या जानते हैं? परंतु हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि √5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब हम जानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? यह क्यों हुआ? जब हम जानते थे यह है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो यह किसके कारण से परिमेय संख्या आ रहा था? क्योंकि हमने गलत माना था। हमने क्या किया था? गलत माना था, इसलिए तो ये क्या आ रहा था? परिमेय संख्या आ रहा था, है ना। तो हम तुरंत लिखेंगे कि भैया यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, ध्यान रखिएगा, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। किसके कारण है? कल्पना के। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? कल्पना के कारण हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, कौन सी कल्पना है? कि क्या माना था हमने इसको? 3 + 2 √5 एक क्या है भैया? परिमेय संख्या है। क्या? एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अब जरा बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि यह हमारी कल्पना को गलत सिद्ध कर रहा है ना। तो इसलिए जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी? जरा आप हमको बताएंगे कौन सी संख्या होगी? यह, अगर यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः क्या लिखेंगे भैया? अतः 3 + 2 √5 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या नहीं? चलिए फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक बार इसको समझ लेते हैं। ये हमने सबसे पहले क्या करना है? हमको परिमेय संख्या मानना है। फिर इसको क्या करना है? जब परिमेय संख्या होगा तो आपको पता ही है किसके रूप में होता है? p/q के रूप में होता है। तो तुरंत हमको लिखना है, जहाँ p और q क्या है? सभाज्य पूर्णांक है और q का नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर की मेन जड़ यही है आपके लिए, p/q है ना। और क्या है? यह एक सहपूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक है। तो ये बात अगर आप सीख गए तो जान लीजिए ये चैप्टर आपसे हो जाएगा। ध्यान रखिए, इस चैप्टर से सवालें सिर्फ यही बनती हैं, परिमेय अपरिमेय कौन है ना, उसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो ये तरीका है और इस तरीके से हम सवालों को सिद्ध करेंगे। ठीक है,
देखिए एक तरीका है कि जब अपरिमेय संख्या में कोई संख्या जुड़ी हुई हो या गुणे में हो तब ये तरीका लगाएंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इरेशनल नंबर दे देता है, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या दे देता है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाली विधि का प्रयोग करना है। तो ये दोनों विधियां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों विधियों से हर साल प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान से इन दोनों विधियों को देख लेना है और इससे आधार पर जितनी सवालें आपके चैप्टर में दी गई हैं उन सभी सवालों को लगाना है। तो यहाँ से इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टिल द बाय बाय, जय हिंद, ठीक है।